गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं रितु, आपकी सीडीपी टीचर। आज स्टार्ट करते हैं हम नया सेशन। आपको एमसीक्यू जो आपके ऑनलाइन पेपर्स हुए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे अपने क्लास में। तो सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सभी अपना कॉपी पेन पेंसिल सब लेकर बैठना और अपना स्कोर भी चेक करते चलना कि आपने कितना स्कोर किया है। थोड़े से क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछे गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। ममता, प्रतीक्षा, लखन, शाहीन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ ज्वाइन होते जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब पहले से प्रेजेंट हैं क्लास में। और लोग भी जल्दी जल्दी जितने ज्वाइन होंगे, हम अपना सेशन उतनी जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। और एक बार आप सभी बता देना कि मेरी वॉइस और वीडियो आपको क्लियर है या नहीं है। तो एक बार ओके कर दीजिए आप सभी, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए। एक बार बता दीजिए कि मेरी वॉइस और वीडियो आप लोग को क्लियर है या नहीं। तो पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि जो हमारी फिलर फॉर्म है, फिलर फॉर्म चैनल है, उसकी इंस्टाग्राम चैनल भी है और इसका टेलीग्राम चैनल है। तो जो लोग नए हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आप उसको ज्वाइन करिए और आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पूरी सीटेट और एस्टेट के लिए जो तैयारी हो रही है, हमारी पूरी टीम मेंबर है जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहे हैं। और 3 PM पे यानी सीडीपी की क्लास मैं लेती हूँ रितु। एक बार जो लोग ज्वाइन हो गए, एक बार बता देना कि मेरी वॉइस और वीडियो आपको क्लियर है या नहीं है। और ये जो तैयारी हो रही है, हमारे पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है और ये क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे फिलर फॉर्म जो आपको बता रहा है कि ये पैक है हमारा, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस यूट्यूब पे मिल रही हैं, वो फ्री मिलेंगी। इसकी वेबसाइट है। एमसीक्यू आपको 10,000 से ऊपर एमसीक्यू कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट है, गूगल क्लासेस भी होगी और आपको 24 आवर हम लोग हेल्प करेंगे हर वक्त में। ठीक है। और जो लोग अभी इसको नहीं लिए हैं, वो प्लान को जल्दी ले लीजिए ताकि आपकी सारी बेनिफिट इसमें जुड़ सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो जितने लोग ज्वाइन हो गए हैं, सभी एक बार अच्छे से देख लीजिए प्रश्न को, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं आज का एमसीक्यू करने के लिए, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं आपका 16 दिसंबर का 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुई थी फर्स्ट पेपर को, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो फिर फटाफट सभी आंसर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी के विकास की प्रक्रिया में के बारे में सही है, यानी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में सही है। यह केवल एक व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। यह प्रकृति में एक आयामी है। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता है। तो सभी जल्दी जल्दी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कि व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं, इसके लिए विकास में क्या चीजें वो इफेक्ट करती हैं व्यक्तिगत भिन्नता को, प्रश्न में आपसे यह पूछा गया है। तो यह केवल एक व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। यह प्राकृतिक में एक आयामी है, यानी यूनिडायमेंशनल इन नेचर है। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। तो फटाफट सभी आंसर करिएगा जो आपको समझ में आए। ठीक है। मैं राइट आपको बताऊंगी, पर आप कोशिश जरूर करना क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की। तो जितने लोग भी आप लोग मेंबर्स जुड़े हैं मेरे साथ, आप सभी आंसर करिए। ठीक है। सही हो या गलत हो, आप अपने जो भी आपका तर्क है उसके आधार पर आप प्रश्न को उत्तर करिए। मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। सभी लोग फटाफट आंसर करिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट about the process of development of an individual।
तो जल्दी से फटाफट आंसर करिए, मेरी वॉइस आप लोग तक आ रही है? अगर मेरी वॉइस आप लोग तक सही से पहुंच रही है तो एक बार क्लियर भी कर देना, और प्रश्न का जो भी आपको उत्तर आता है, सही हो गलत हो, आप आंसर करो। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि यह कथन में विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। तो यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होती। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती है? हमारे आनुवंशिकता, पर्यावरण और सभी चीजों से होती है। तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। व्यक्ति में अलग अलग कल्चर डेवलप होते हैं। ये होती है, ये होगा हमारा राइट आंसर कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों में केवल दे दिया गया, तो ये केवल इस चीज के लिए नहीं होगा। और विकास जो होती है वो एक आयामी नहीं होती है, यह बहुआयामी होती है। तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। इट्स क्लियर? आप लोगों में से किसी ने इसका आंसर नहीं किया। इसमें यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ठीक है, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल पूछा गया कि एक व्यक्ति की भिन्नता में किसका योगदान होता है। तो केवल आनुवंशिकता का नहीं होता है, यह प्राकृतिक में एक आयामी भी नहीं होता है, और केवल पर्यावरण का नहीं होता है, इसमें विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि children engaged with the learning in school is influenced by which of the following factor? Socialization by the family, peer relation, culture's value, सेल्फ स्टीम ऑफ द चिल्ड्रेन। इन चारों में से आपको सही ऑप्शन को चूज करके आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से आंसर करना है। जिन बच्चों को हिंदी के लिए है उनके लिए है कि विद्यालय में अधिगम के साथ बच्चों का जुड़ाव निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। यानी जो बच्चों का अधिगम हो रहा है वो किन किन चीजों से प्रभावित होता है। परिवार द्वारा समाजीकरण, सहकर्मी जो उनके पीयर ग्रुप्स हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक मूल्य, और बच्चों का स्वाभिमान। तो इसमें से सही विकल्प को आपको चुन के बताना है। पहले में दूसरा या चौथा होगा, दूसरे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर तीसरे में पहला, दूसरा, या फिर चौथे का चौथा। सभी आंसर करिए। आप सभी जो जितने लोग ज्वाइन हैं, आपके आंसर्स मेरे को नहीं आ रहे हैं, किसी के भी आंसर्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो सभी आंसर करिए, गलत हो या सही हो। जब तक आप आंसर करेंगे नहीं, फिर पता नहीं चलेगा कि आपका कहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जो चीजें आप आंसर करेंगे तो आप ये मुझे भी क्लियर होंगी कि आपको ये चीजें आ रही हैं। हाँ, राम परवेश जी बोल रहे हैं, हमाही 2 का बी। हाँ, तो अगर हम सही आंसर को माने तो परिवार भी अधिगम को प्रभावित करता है, उसके पीयर ग्रुप भी प्रभावित करते हैं, सांस्कृतिक मूल्य जो उसको मिलते हैं, कल्चरल वैल्यूज उसको भी करते हैं, और बच्चों का जो सेल्फ स्टीम होता है वो भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारे चारों विकल्प होंगे वो सही होंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सेकेंड, कि फर्स्ट, 2, 3 एंड 4 सभी हमारे आंसर सही होंगे। ओके, मुझे आंसर आप लोग के नहीं दिख रहे थे, अभी दिखने स्टार्ट हुए, तो मुझे लगा कोई आंसर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है, 2 का बी आप सभी ने किया है। 2 का बी होगा, यानी हम जो सामाजिकरण, बच्चों का जुड़ाव, जो अधिगम होगा वो क्या होगा? परिवार के द्वारा भी होता है, उसके पीयर ग्रुप भी द्वारा होता है, उसके जो कल्चरल वैल्यूज होते हैं उसके द्वारा भी होता है, और बच्चों के सेल्फ स्टीम से भी होता है। तो ये जो चारों ऑप्शन होंगे वो हमारे सही होंगे। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग को, इसके लिए सॉरी। हाँ ठीक है, अभी आप लोग के आंसर मुझे शो होने लगे, इससे पहले मुझे आपके आंसर्स नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड। ठीक है,
चलिए थर्ड के लिए चलते हैं कि पुरुष आमतौर पे अपने सिर के साथ सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती है। यह बयान दर्शाता है, किसको दर्शाता है? थर्ड का सभी आंसर करिएगा। लैंगिक भेदभाव, लिंग स्थिरता, दो लिंगों के बीच अनुवांशिक अंतर या लिंग रूढ़िवादी। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर करिएगा कि men generally think with their head and women with their heart. This statement reflect, जो बोला गया कि पुरुष अपने दिमाग से सोचते हैं और औरतें जो होती हैं वो अपने दिल से सोचती हैं, यह किस चीज को दर्शाता है? नेट की क्लासेस हो रही हैं आपकी, इसके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आपको मैं बता दूं, प्रीति वर्मा, ठीक है ना, नेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ये जो क्लासेस है ये आपके सीटेट के लिए है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? लैंगिक आपका जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया ना, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं ना, कि पुरुष क्या क्या औरतें दिमाग से नहीं सोचती हैं, ऐसा कुछ होता है? दो लिंगों के बीच में अनुवांशिक अंतर कहाँ से होगा? थर्ड का सी नहीं होगा कि पुरुष आमतौर पे ये क्या हो गया, एक तरह की रूढ़िवादिता को दिखा रहा है ना, एक सोच को दिखा रहा है कि पुरुष क्या करते हैं, वो किस चीज से सोचते हैं? अपने दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं। क्या ये फैक्ट है? जो थर्ड का सी आप लोग कर रहे हैं वो गलत आंसर है, ठीक है? सी नहीं होगा, अनुवांशिक अंतर नहीं होगा। ये क्या होगा? लिंग रूढ़िवादिता होगी ना, जेंडर स्टीरियोटाइप की, मतलब पुरुष अपने दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं, जबकि दोनों हम महिलाएं भी अपने दिमाग से सोचते हैं, ऐसा चीज क्या दिखाता है? लिंग रूढ़िवादिता को दिखाता है, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जेंडर स्टीरियोटाइप्स होगा, ठीक है? यहाँ पे लैंगिक भेदभाव और लैंगिक रूढ़िवादी, अगर दोनों में से एक ऑप्शन भी देता है तो आप लैंगिक भेदभाव या रूढ़िवादी, यहाँ पे दोनों दिया है तो रूढ़िवादिता को दिखाता है। यानी हम वो कहते हैं ना कि लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां इंग्लिश में होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीजें गलत हैं, ये हमारे धारणाएं हैं जो हमको ये चीजें बताने पर करती हैं। बसंती बोल रही हैं। तो आपको बसंती पे कर दिया। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप उस पे कॉल करिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, उसके लिए चिंता नहीं करिए बसंती, ठीक है ना? आपको मिल जाएंगे, और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है नोट्स और चीज़ों के लिए, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आपको शो कर रहा था, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, लास्ट में भी मैं बता दूंगी, तो आप उस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। और आप लोगों के लिए एक ये भी चीज़ है कि हम बहुत जल्दी ही डाउट क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें किसी भी तरह की आपकी दिक्कत होगी, हम उसको उस क्लास में आपका वहीं पर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक छोटा बच्चा प्रतीकात्मक खेलों में संलग्न हो सकता है, लेकिन अभी तक दूसरों के परिप्रेक्ष्य को नहीं लेता, यानी दूसरों की सोच को वो अपने अंदर नहीं समाहित कर पाता है। व्यक्ति के उन घटनाओं से आसानी से परेशान हो, यानी किसी सिचुएशन में अगर वो उसे सॉल्व नहीं होता तो वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर पाता, वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। इनमें से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा दिए गए निम्नलिखित चरण इस बच्चे के विकास के स्तर पर लागू होते हैं? तो बच्चों इस बात पे ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की और कोलबर्ग को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे आपके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और इन तीनों पे मैंने अलग-अलग वीडियो और नोट्स भी बनाए हुए हैं आप सभी के लिए। तो इससे क्वेश्चन आपके घुमा-फिरा के हमेशा पूछे ही जाते हैं। पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, या फिर आप इसके अदर भी तैयारी केवीएस की करें, एनवीएस की करें, किसी भी चीज़ की करें, तो इसमें आपका अगर सीडीपी सेक्शन में इनको ज़रूर पूछा जाएगा। नोट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉल करिएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन होइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी,
जिस लिंक पर आप जाएंगी बसंती, वहां से आपको सारे क्लासेस के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, वहीं से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जो दिया गया है आप उस पे कॉल करके पता करिए। वहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, उस लिंक पर आप जाइएगा। तो वहाँ से आपको लिंक के सारे सब्जेक्ट जितने भी क्लासेस होती हैं सभी के आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी शाहीन बोल रही हैं बी, ममता बोल रही हैं डी, सोनिया बोल रही हैं 1, 4 का सी, जहां पर प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक प्ले की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंबॉलिक यानी किसी को संकेतों के माध्यम से बच्चा खेलना स्टार्ट कर देता है, तो वो हमारा कौन सा एज होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो 2 से 7 वर्ष की एज होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, चीजों को सिंबॉलिक रूप में खेलता है। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने झाड़ू ले लिया, झाड़ू को घोड़ा बनाकर वो करने लगे, यानी जो चीजें वो देखता है उसको वो किसी सिंबॉलिक यानी संकेत के माध्यम से उन चीजों को करने लगता है। ठीक है, और दूसरों के प्रोस्पेक्ट को उतनी इजीली नहीं समझ पाता है, और क्या करता है कि थोड़ी थोड़ी चीजें जिसमें उलझन परेशानियां होती हैं जिनको वो सॉल्व नहीं कर पाता, उसमें वो परेशान हो जाता है। तो जब भी सिंबॉलिक प्ले की बात हो, वो हमेशा हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाता है, यानी मूर्त आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, तो जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जैसे किसी बच्चे ने कार्टून देखा या कुछ ऐसी चीजें देखी या स्टोरी पढ़ी या सुना किसी के माध्यम से कि घोड़े पर राजकुमार आता है, तो वो अपने फादर को बैठा लेता है घोड़ा एज अ घोड़े के रूप में और उसके ऊपर खेलता है, यानी उसने वहां पे सिंबल का यूज करके उस चीजों को अपना पूरा किया। तो ठीक है, तो ये जो हमारी एज होती है जहाँ पे सिंबॉलिक प्ले की बात होती है, वो हमेशा हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। इट्स क्लियर? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां पे प्रतीकात्मक खेलों के माध्यम से बच्चा खेलता है, इगोसेंट्रिक होता है, वो खिलौने से बात करता है, जो चीजें देखता है वो उसको नकल करने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं होती हैं। ठीक है माही, आप लोग डी आंसर, माही ने बी कहा, बिल्कुल सही है। 4th का बी, हाँ लोकेश्वर किशोर, हाँ आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। प्रतीक्षा बी, हाँ बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चलते हैं कि कक्षा के भीतर बच्चों में असफलता के भय को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। डर का अनुभव करने वाले बच्चे विकासात्मक विफलताएं होती हैं। बच्चों के डर को एक शिक्षक द्वारा कक्षा के भीतर संभाला नहीं जा सकता। विफलता और त्रुटियां बच्चों के सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यानी कक्षा के भीतर अगर एक बच्चा असफलता का जो भय होता है वो हतोत्साहित करने के लिए आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 5th का सभी आंसर करिएगा कि ये तो पहला आंसर तो होगा कि स्कूल बच्चों के भावनात्मक जीवन के जीने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो फर्स्ट आंसर जो हमारा होगा वो तो पहले ही गलत हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा। फिर है कि डर का अनुभव करने वाले बच्चे विकासात्मक विफलताएं हैं, यानी जो बच्चा पहले से ही डर जाए, अगर हम किसी चीज को पहले से ही मान जाए कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, हमें और चीज डिक्रीज करती है किसी कार्य को करने के लिए, हम उस कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि असफलता के भय को हतोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। माही बोल रही हैं डी। अगर हम बोले कि हतोत्साहित मतलब असफलता है, तो यहाँ असफलता का भय है। ठीक है, असफलता का भय किसको होगा, जो पहले से ही डर का अनुभव करेगा कि हम फेल हो जाएंगे। वो क्या चीजें होंगी कि उसके विकासात्मक विफलताओं को भी जोड़ देंगी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा कि डर का अनुभव करने वाले बच्चे विकासात्मक विफलताएं होती हैं उनमें। ठीक है, कक्षा के भीतर बच्चों में असफलता के भय को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है, यानी जो उनका हतोत्साहित करना है, यानी उस चीज को हटाना है। तो ये चीजें नहीं बोलेंगे कि विफलता और त्रुटियां बच्चों के सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा, ये हमें पता है, लेकिन उस चीज को हमें कम करना है। यदि बच्चा पहले से ही डरा हुआ है तो हमें उसके डर को पहले कम करना है कि तुम डरो नहीं, हम चीज को पॉजिटिव लेके चलेंगे कि आप इस कार्य को कर सकते हो, आप इसमें सफल होगे।
तो इस चीज़ की असफलता किसको होगा? जो पहले से ही डर जाता है या उसको पहले से अनुभव होता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर हमारा होगा वो क्या होगा कि डर का अनुभव करने वाले बच्चों में विकासात्मक विफलताएँ होती हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, शिक्षक को क्या करना है, उसके डर को कम करना है कि नहीं तुम ये कर सकते हो। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो सेकंड होगा। ठीक है? हाँ, मीला जो आंसर कर रही हैं बिल्कुल सही है। चलिए, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? हाँ, गजेंद्र कर रहे हैं 2। हाँ, बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। सभी का नहीं, मीला और गजेंद्र ने जो आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। हाँ, द ड्राइंग स्कूल। हाँ, 2 आपका सही है। चलिए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? 5th क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि विद्यार्थियों की सफलता असफलताओं के बारे में शिक्षक की मान्यता अक्सर अधिगम को प्रभावित करती है और छात्रों की प्रेरणा विशेष रूप से वंचित समूह बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सही है? लोकेश्वर बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के कि असफलता के भय को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है, यानी जो बच्चे में असफलता का भय है उसे हम किस तरह से कम कर सकते हैं? तो स्कूल में क्या होता है, बच्चों की भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ये तो गलत है। डर का अनुभव करने वाले बच्चों में ही असफलता का भय होता है। ठीक है, तो लोकेश्वर इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि असफलता के भय को हतोत्साहित करना है। तो जो बच्चा पहले डर का अनुभव करता है वही इस चीज को फेस कर रहा है। तो सबसे जरूरी क्या है, शिक्षकों की उसका जो डर का अनुभव है उसको हमें कम करना है। तो असफलता का भय किसके में होगा? जो पहले से डरा हुआ है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है यही पूछ रहा है कि असफलता के भय को हतोत्साहित करना है। तो डर का अनुभव करने वाले बच्चे ही विकासात्मक विफलताएं होती हैं, यानी जो डर का अनुभव करते हैं वही बच्चे फ्यूचर में जाके उस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके डर के अनुभव को कम करना है। ठीक है, माई क्या पूछ रही है? मैम, मेरा आधार कार्ड में मेरा कास्ट है और 10th के मार्कशीट में सिर्फ नेम है। कोई बात नहीं, आपका तो अभी फॉर्म में मेन जो है आपका जो बीएड की हूँ या बीटीसी करी हूँ, तो उसमें जो आपका नेम होगा वो तो उसी के आधार पे होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अगर थोड़ा भी होता है मैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूरा बता दूंगी माही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की सफलता असफलताओं के बारे में शिक्षक की मान्यताएं अक्सर अधिगम को प्रभावित करती हैं। छात्रों की प्रेरणा विशेष रूप से वंचित समूह बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सही है? शिक्षक को बच्चों को दूसरे की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने और अच्छी तरह से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड हमारा है, शिक्षकों को कक्षा के भीतर छात्र स्वायत्तता को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। शिक्षक को किसी भी कीमत पर विफलता से बचने के लिए ऐसे छात्रों को रणनीतियों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। शिक्षक प्रत्याशा बच्चों को सीखने को काफी प्रभावित करती है। यानी विद्यार्थियों की सफलता असफलता के बारे में शिक्षक की क्या मान्यता होती है? अधिगम को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी दीजिएगा कि छात्रों की प्रेरणा विशेष रूप से वंचित समूह, जो किसी प्रकार की सुविधाओं से वो वंचित रह गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सही है? तो तुलना तो हमें करनी नहीं है बच्चों को कि बेहतर प्रदर्शन कर सके। बच्चों में जहाँ हम तुलना करेंगे वहां पर वो चीजें उनके अंदर क्या हो जाएगी, बायस हो जाएंगी। तो इस चीज को शिक्षक को नहीं करना है। शिक्षकों को बच्चों को दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने और अच्छी तरह से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना। हमें बच्चों में तुलना नहीं करनी है। शिक्षक
को कक्षा के भीतर छात्र स्वायत्तता को नियंत्रित करने की आवश्यकता, यानी उसे स्वतंत्र रहने के लिए क्या करना है, शिक्षक नियंत्रित करेगा। ये भी आंसर हमारा गलत होगा। शिक्षक को किसी भी कीमत पर विफलता से बचने के लिए यानी किसी भी कीमत पे कुछ भी हो, आप कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल बनाकर कि तुमको फेल नहीं होना है, तो इस चीज में प्रशिक्षित करना है, तो ये भी गलत होगा। शिक्षक की प्रत्याशा बच्चों को सीखने को काफी प्रभावित करती है, यानी शिक्षक कैसा सोचता है, शिक्षक बच्चों के लिए क्या एक्सपेक्टेशन करता है, वो चीजें बच्चों को प्रभावित करती हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, यानी कि 4th नंबर होगा। इसमें शिक्षक की मान्यता, शिक्षक जितना अच्छा सोचेगा, जितना अच्छा बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, वो चीजें वो काफी अच्छी तरीके से सीखेगा। तो तुलना करना भी गलत है, छात्रों पे नियंत्रित रखना भी गलत करना, और विफलता से बचने के लिए कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल करना वो भी गलत है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शिक्षक की प्रत्याशा होगी। ठीक है, गुड इवनिंग जरीन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अच्छे समस्या को हल करने वाले अक्सर निम्नलिखित विशेषताओं का कौन सा समुच्चय होता है। जो आपके गुड थिंकर होते हैं तो उनके अंदर कौन सी विशेषता होती है। गुड प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफन हैव विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिटनेस, रिस्पॉन्स सेट। ठीक है, फिर फंक्शनल फिक्स्ड जहां पे हो वो तो ऐसे ही कट जाएगा कि फिक्स्ड नहीं करना है। क्रिएटिविटी की बात होती है बट कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात नहीं होती, ये ऑप्शन गलत होता है जो गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाता है। और जो बेस्ट आंसर बनता है वो क्या होता है कि क्रिएटिव होते हैं, और क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं, यानी अभिसारी चिंतन जिनमें होता है। तो जो राइट आंसर होगा, हाँ लखन ने जो आंसर किया है बिल्कुल सही है, 4th होगा। इसका 4th आंसर सही होगा, ठीक है ना, सेकंड नहीं होगा, क्योंकि अभिसरण चिंतन नहीं होगा, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है, इसमें रचनात्मकता होती है पर ये नहीं होता है, और फिक्स्ड भी नहीं होता है। तो जो सही आंसर हमारा बनेगा क्या है, क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, प्रतिक्रिया सेट की कमी, और डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर होगा वो यही होगा। हाँ, प्रतीक्षा का डी, हाँ आप सभी राम परवेश, वंदिता, हाँ जरीन, हाँ आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। प्रियंका, सभी का आंसर सही है। 7th का डी बिल्कुल सही आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी की शिक्षा के लिए एक प्रभावी रणनीति नहीं होगी एक समावेशी संस्थान के भीतर श्रवण हानि में, यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन बात करती है, जिसको सुनने में दिक्कत है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो 8th का सभी आंसर करिएगा। संचार के शाब्दिक दृश्य रूप के साथ मौखिक संचार को पूरा करना, वीडियो फिल्मों की स्क्रीनिंग करते समय उपशीर्षकों का उपयोग करना, संचार के प्राथमिक साधन के रूप में मौखिकरण पर निर्भरता, शिक्षण में अभिव्यंजक शारीर आंदोलन और इशारों का उपयोग करना। जिनको सुनने में थोड़ी सी कम सुनाई देता है कक्षा में, वो में से कौन सा ऐसा चीज रणनीति है जो उपयोग गलत है। सभी आंसर करिएगा 8th के लिए। एक समावेशी संस्था की बात हो रही है जिसमें बच्चे को श्रवण हानि, जिसको सुनने में दिक्कत होती है, वहां पे कौन सा एक टेक्निक है जो हम यूज नहीं करते हैं, करना गलत होगा। संचार के शाब्दिक रूपों का यूज करेंगे दृश्य के साथ, यानी जो भी चीजें हम उन्हें बता रहे हैं उसके साथ हम उसे विजुअल भी करा रहे हैं। गुड इवनिंग संध्या। 8th का सी, हाँ, यानी जब बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही है तो हम केवल मौखिक रूप से चीजों को नहीं डिपेंड हो सकते हैं उसको बताने के लिए। जब वो सुनने में ही उसे दिक्कत है तो हम केवल मौखिक रूप से चीजें उन्हें नहीं बता सकते हैं। हमें क्या करना होगा, ये सब चीजें करेंगे, संचार के साथ दृश्य का भी यूज करेंगे, वीडियो फिल्म स्क्रीनिंग भी करेंगे, उपशीर्षकों को भी बताएंगे, शारीरिक हाव भाव जो टीचर के होते हैं हम उसके माध्यम से भी बच्चों को सिखाते हैं, इशारों का उपयोग करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन संचार में जो प्राथमिक साधन
के रूप में हम केवल बोल के बताएं जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत है, ये गलत है। चलिए, हाँ सही है, आप सभी का आंसर सही है। ममता जरीन शाहीन, द ड्राइंग स्कूल। ओके, चलिए आप सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वंचित समूहों के बारे में गहरे बैठे शिक्षक पूर्वाग्रहों को अक्सर निम्नलिखित कक्षा प्रक्रियाओं में किसके विश्लेषण के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। यानी जो एक शिक्षक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो किसके माध्यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बैठाने की व्यवस्था करें, शिक्षक द्वारा सीखने की कठिनाई वाले बच्चों के लिए उचित आवास बनाना, शिक्षक द्वारा महारत उन्मुख प्रेरक शैली को प्रोत्साहन करना। और सुधीर पासवान, नमस्ते। नमस्ते आपको भी। बच्चों की शिक्षा प्रणाली के यांत्रिक पहलुओं की जांच, विरोधी और चुनौतियों देने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ वंचित समूहों के बारे में जो शिक्षक बायस होता है वो किन किन चीजों पे हो जाता है, ठीक है। वंचित समूहों के बारे में गहरे बैठे शिक्षक पूर्वाग्रहों को अक्सर निम्नलिखित कक्षा में किसके द्वारा विश्लेषण के माध्यम पे प्रकट किया जा सकता है, जो करता है। यहाँ पे पूर्वाग्रह किसके आधार पर हम उसको कर सकते हैं। लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर बैठने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा फर्स्ट होगा, ठीक है, फोर्थ नहीं होगा। हाँ, प्रियंका जो आंसर कर रही है वो सही है, 9 का ए होगा। हाँ ममता, फोर्थ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पूर्वाग्रह अगर तो वो किसके आधार पर हम बच्चों को करेंगे। लिंग, जाति, यही सब तो हमारे पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं यही कक्षा में अलग करती हैं बैठने के उसमें, अगर शिक्षक बायस है तो। हाँ शाहीन, हाँ राम परवेश, आपका आंसर सही है। हाँ प्रतीक्षा, आपका भी सही है, 9 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या किसी शिक्षक को कक्षा के भीतर प्राधिकारी व्यक्ति के रूप में यानी अथॉरिटी लेकर कर माना जाना चाहिए, जो नहीं हो सकता है। चुनौती दी जा सकती है। नहीं, छात्र ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने से डरते हैं जिनके परिणाम स्वरूप कमी होती है वैचारिक स्पष्टता की। हाँ, यह छात्रों को आज्ञाकारिता और शिक्षकों के लिए सम्मान का मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। नहीं, डिजिटल युग में छात्र सीखने के लिए किसी भी मामले में शिक्षण अप्रासंगिक है। हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही स्पष्ट मार्गदर्शन और सटीक वैचारिक सैनिटरी प्रदान कर सकता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, ऑथोराइज कर रहा है कि जो मैं बोलूंगा वही सही है, वही करना है, वही। तो क्या ये चीजें सही है एक कक्षा में? आपको प्रश्न ये पूछ रहा है। Should a teacher be considered as a authorities figure within in classroom who cannot be challenged? तो अगर टीचर अथॉरिटी के रूप में क्लास में करे कि जो मैं बोलूं वही सही है, वैसा ही करना है, तो क्या यह सही होगा? इट इज चैलेंजिंग ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 का करिएगा। तो अगर शिक्षक बोले जो मैं बोलूं वही सही है, वही करना है, तो वहां पे क्या होगा? नहीं या नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? छात्र में ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में डरने लगेंगे। अतः अगर शिक्षक क्या करेगा, अथॉरिटी के रूप में कार्य करे, डरा धमका के अगर क्लास में रखे, और बच्चों में क्या होगी? वैचारिक स्पष्टता की कमी होगी। वो चीजों को खुल के नहीं कह पाएगा, जहां पे शिक्षक अपने आप को सर्वोपरि मानेगा। हाँ, 10th का 1 होगा, बी नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है प्रियंका। हाँ सही है सभी का आंसर। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे अथॉरिटी के रूप में अगर टीचर वहाँ क्लासरूम में करेगा हर चीजों को, तो वहां पर वो सब चीजों क्या होगा? बच्चे डर का माहौल पैदा होगा, वो टीचरों से अच्छे से बात नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
चलते हैं कि प्रासंगिक और सार्थक होने के लिए एक अवधारणा होनी चाहिए। ठीक है, टू बी रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल अ कॉन्सेप्ट नीड टू बी। बच्चे की नोटबुक में पाठ्य पुस्तक से सही ढंग से पुनः प्रस्तुत किया गया, बच्चे के जीवन के सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो, अच्छी तरह से याद किया ताकि एक छात्र प्रतियोगिता में भाग ले सके। एक उचित परिभाषा का उपयोग करके सिखाया जाता है। प्रासंगिक, जहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है, वहां पर क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि प्रासंगिक यानी रिलेवेंट है, जो सार्थक है, जो सही है। प्रासंगिक और सार्थक होने के लिए एक अवधारणा होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए, वो सही कौन सा है कि बच्चे को नोटबुक लिया, उसमें से जो पढ़ाया उसको फिर से उसको रिवीजन करा दो, वो सही है। कि बच्चे के जीवन के सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, बच्चे अच्छी तरह से याद किया ताकि एक छात्र प्रतियोगिता में भाग ले ले, तो ये भी हमें नहीं करना है। एक उचित परिभाषा का उपयोग करके, यानी एक डेफिनेशन दे दिया, उसके अकॉर्डिंग समझा लो, तो ये भी गलत होगा। बच्चे को क्या करना है, हमको उसके सामाजिक संदर्भ से, सोशल कॉन्टेक्स्ट से, उसके रियल लाइफ से जोड़ते हुए चीजों को पढ़ाना है ताकि वो चीजों को अच्छे से समझ सके, जान सके। ठीक है, तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो सेकंड होगा। हाँ, तो राइट आंसर हमारा जो ये 2 होगा कि बच्चों के जीवन के सामाजिक संदर्भ से जोड़ते हुए हमें चीजों को पढ़ाना है, केवल रट्टा नहीं मरवाना है, किताबों को केवल रट के याद करवाना नहीं है, प्रतियोगिता नहीं करवानी है, डेफिनेशन नहीं याद करवानी है, हमें उसको रियल लाइफ से उसको जोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार शिक्षार्थियों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों होता है कि पुरस्कार को हमेशा हम नहीं दे सकते, अच्छा तरीका नहीं माना गया। वे आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाते हैं, वे बाहरी प्रेरणा को कम करते हैं, वे आंतरिक प्रेरणा को कम करते हैं, वे आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों को कम करते हैं। आंसर करिएगा 12 का। 12 का डी बोल रहे। हाँ, स्वाति जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है कि ये बच्चों की आंतरिक प्रेरणा को कम कर देगा, यानी वो अंदर से फिर मोटिवेट नहीं होगा, उसको आंतरिक खुशी नहीं मिलेगी जो वो कार्य को करने से प्राप्त करेगा। तो जो सही आंसर हमारा होगा कि वो क्या होगा, वो बच्चों के आंतरिक प्रेरणा को कम करेगा। अगर छोटे बच्चों को बात करें, उन्हें रिवॉर्ड पाना तो बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वो रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे, खुद के लिए काम नहीं करेंगे कि उनको उस कार्य को करने से क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वे आंतरिक प्रेरणा को कम करेंगे बार बार पुरस्कार देने से। ठीक है, डी नहीं होगा, वो दोनों को नहीं कम करेगा। जब बच्चे होते हैं ना, जब गिफ्ट कुछ चीजें मिलती तो सबको अच्छी लगती हैं, तो वो बाहरी चीजों से ही अट्रैक्ट होके सिर्फ काम करने लगता है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कि वो क्या होता है कि वो जो उसकी खुद की आंतरिक खुशी है, जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, वो चीजें खत्म हो जाती है, फिर वो केवल रिवॉर्ड पाने के लिए कार्य करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि वे केवल आंतरिक प्रेरणा को कम करते हैं। ठीक है, 12 का 3 होगा। हाँ, राम परवेश आपका जानकी जी कुमारी, नहीं, फोर्थ नहीं होगा 12 का। ठीक है, ये आंतरिक प्रेरणा को कम करेगी। जो बच्चा खुद से मोटिवेट होकर किसी कार्य को करने के लिए जो करता है, वो चीजें उसकी कम होगी, वो केवल बाहरी अट्रैक्शन को देखकर उस कार्य को करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? और किसी को भी बफरिंग हो रही है? सभी को क्लियर है? प्रियंका बोल रही हैं कि उनके उसमें बफरिंग हो रही है, हो सकता है आपके नेटवर्क इश्यू हो प्रियंका, बट यहाँ से तो सब कुछ क्लियर है। और भी किसी को ऐसी कोई दिक्कत हो रही है?
एक बार क्लियर करना, किसी को क्या बफरिंग हो रही है, किसी में और भी दिक्कत हो रही है? स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है या नहीं दिख रही है? ओके ओके, ठीक है। प्रियंका, आप अपना नेटवर्क चेक करिएगा, आप में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सबको क्लियर दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आप निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग प्रगतिशील में नहीं करेंगे? प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है जिसमें आप नहीं करेंगे। केवल मानदंड संदर्भित मूल्यांकन पर निर्भरता, शिक्षकों द्वारा चिंतनशील पत्रिकाओं का उपयोग, छात्र पोर्टफोलियो का निर्माण, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन। ओके, ठीक है, सभी को क्लियर है? अच्छी बात है। चलिए, सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अभी हम केवल 13 क्वेश्चन ही कर पाए हैं, तो फटाफट सभी आंसर करिएगा और अपने आंसर्स को भी देखते रहिएगा कि कहाँ पे आपकी क्या गलती हो रही है। ठीक है ना? आप निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में नहीं करेंगे? आंसर वो करना है। हाँ, 13 का ए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है माही का, कि हमें क्या करना, केवल मानदंड संदर्भित मूल्यांकन पर निर्भरता नहीं करना है, हमें हर चीज को देखना है। ये तीनों आंसर राइट है कि शिक्षकों द्वारा चिंतनशील प्रतिक्रियाओं का उपयोग भी करना है, पत्रिकाओं का और पोर्टफोलियो भी यूज करना है, और उनके सेल्फ असेसमेंट भी करना है, और जो उनके पीयर ग्रुप्स हैं उनको वो भी उनका असेसमेंट करेंगे। ये सब चीजें हमें मूल्यांकन में करनी है। जो नहीं करनी है वो क्या करनी है कि केवल मानदंड संदर्भित मूल्यांकन पर निर्भरता नहीं रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो 1.4 यानी 1.5 से 2.5 वर्ष के आयु के जो छोटे बच्चों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो शब्द कथनों को क्या कहा जाता है? भाषण की अतिवृद्धि या बड़बड़ाना बोलेंगे, बैबलिंग बोलेंगे, टेलीग्राफिक भाषा बोलेंगे या नव विज्ञानवाद बोलेंगे? जो 1.5 से 2.5 साल के बच्चे बोलते हैं शब्दों को, उसको हम क्या बोलते हैं? तो भाषण की अतिवृद्धि तो बोलते नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं करेंगे वो। बैबलिंग क्या होगा? जो बड़बड़ाते हैं, कुछ वर्ड्स उच्चारण जो निकलते हैं बच्चों के मुंह से, वो होता है। नव विज्ञानवाद से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा टेलीग्राफी स्पीच, यानी जो छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो सभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो 1.5 से 2.5 वर्ष वाले बच्चे होते हैं वो काफी वर्ड्स को बोलने लगते हैं, दो दो शब्दों में या दो से ज्यादा शब्दों में। बड़बड़ाना या बैबलिंग नहीं बोलेंगे। बैबलिंग वो बच्चे करते हैं जो काफी छोटे हैं, 1 ईयर के बच्चे होते हैं, वो बैबलिंग करते हैं। जैसे कुछ भी ध्वनियां निकालना, अ ब स, जैसे स्वर या व्यंजन या अल्फाबेट्स जो निकालते हैं, वो होती है बैबलिंग हमारी। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा टेलीग्राफी भाषण, यानी टेलीग्राफी स्पीच, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलने लगते हैं। ठीक है, जैसे अपनी जी बोल रही हैं कि क्लास बहुत यूजफुल है, अच्छा लगता है, तो आप सब भी अगर क्लास मेरी अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और लोग को शेयर भी करते जाइए, ताकि सभी इस क्लास का यूज कर पाएं, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो जितना से ज्यादा आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छी है। हाँ, 14 का स्वाति बोल रही है ए नहीं, भाषण की अतिवृद्धि नहीं होगी। वो कहाँ 1.5 से 2.5 साल का बच्चा इतना ज्यादा कहाँ बोलता है? वहां पे तो आपको शब्दों का भी देखिए, दो शब्द कथन कहने लगता है, मामा, पापा, आओ, इस तरह के जो वर्ड वो बोलने लगता है बच्चा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। माही बोल रही हैं सी, प्रियंका बोल रही हैं सी। आपका आंसर बिल्कुल सही है, टेलीग्राफी स्पीच, यानी छोटे छोटे वर्ड्स को बोलना। ठीक है, चलिए, क्लियर है सभी को? 15 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि नैतिक विकास के कोहलबर्ग के मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है? नैतिक विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है, यह पूरी तरह से पर्यावरण पे निर्भर है, कारकों पे, पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है। सेकंड हमारा है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता बनी रहती है। नैतिक विकास मुख्य रूप से सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर होते हैं। नैतिक विकास के चरण प्राकृतिक में सार्वभौमिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा कि जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें से एक विशेषता कौन सी है उनकी?
कि नैतिक विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है या पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है, यानी टोटली ये हमारे पर्यावरण पर ही निर्भर करती है। तो ये फैक्टर भी गलत है कि केवल पर्यावरण पर ही निर्भर नहीं होती है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता बनी रहती है। निरंतरता भी नहीं कह सकते, जब कम ज़्यादा हर जगह होती रहती है। नैतिक विकास मुख्य रूप से सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर होती है। नैतिक विकास केवल सांस्कृतिक मूल्यों पर ही निर्भर नहीं होती है। ये सारे हमारे फैक्टर्स उस पे रहते हैं। तो नैतिक विकास का जो चरण प्राकृतिक में सार्वभौमिक होता है, यानी जो नैतिक विकास हम सिखाते हैं, जो बताते हैं, वो सभी के लिए समान होगा। सब जगह वो चीज़ें इक्वल होंगी। जो चीज़ें गलत आपके लिए है, वो और जगह भी गलत होगा। मॉरल डेवलपमेंट हमें ये बताता है। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4th होगा कि नैतिक विकास के चरण में प्रकृति में सार्वभौमिक है, यानी ये सब जगह पाई जाएगी जो नैतिक विकास होगा। हाँ, माही जो आंसर कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। 5th का डी होगा कि ये क्या होगा, सार्वभौमिक होगा, हर जगह होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट में एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो वैल्यू सही है और जगह गलत है। जो नैतिक विकास होगा वो सब जगह इक्वली होगा, सब जगह सार्वभौमिक होगा। हाँ, ज़रीन का आंसर सही आ रहा है, 15 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बच्चों को आधार पर निश्चित समूह में अलग ना करे, इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू के रूप में, यानी आईक्यू लेवल्स में यह बच्चों को अलग ना करे। ये क्या है? यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है। ये बात तो गलत ही है कि शिक्षकों के लिए असुविधाजनक हो। यह शिक्षकों को समूह में आपस में पूरा करने की अनुमति नहीं देता है। यह स्कूल के लिए असुविधाजनक है। बुद्धि की अवधारणा स्थिर नहीं है और यह बच्चों की लेबलिंग की ओर भी जाता है। सही आंसर करिएगा सभी। थोड़ा फास्ट करिए ताकि हम अपना आगे का भी क्वेश्चन कर सके। ठीक है, 16 का सभी आंसर करिएगा कि यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बच्चों को आधार पर निश्चित समूहों में अलग ना करें, इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू के रूप में। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है सोनिया का, जगनी का, इन लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। जो डी होगा वो होगा कि बुद्धि की अवधारणा स्थिर नहीं होती है, बच्चों की लेवलिंग की ओर भी जाता है। अगर हम उसको अलग-अलग करेंगे आईक्यू लेवल के रूप में, तो वो चीज़ें आईक्यू पे लेवलिंग की ओर भी जाता है जब हम उनको अलग-अलग करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो 17 है कि एक रचनात्मक कक्षा के भीतर बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता, सगाई नहीं, सहभागिता को किसके द्वारा सुगम बनाया जा सकता है? बच्चों की बात करने के लिए, यानी बच्चों से बात करके, एक शिक्षक की भावनाओं से, इमोशंस ऑफ टीचर्स, टीचर के इमोशंस से, या बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध, बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन। तो इन चारों में से आपको सही ऑप्शन को सही सही चुनकर बताना है। 17 का करिएगा, 16 का डी आंसर सही होगा। जरीन, माही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। शाहीन, आप लोगों ने जो डी आंसर किया है 4th के लिए वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का करिएगा, एक रचनात्मक कक्षा के भीतर बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता, सगाई नहीं, सहभागिता, यहाँ पे इंगेजमेंट का उसने हिंदी ट्रांसलेट करने में वो सीधे सीधे सगाई ले लिया, पर है सहभागिता। संज्ञानात्मक सहभागिता को किसके द्वारा सुगम बनाया जा सकता है? रचनात्मक क्लासरूम की बात हो रही है, यानी कंस्ट्रक्टिविटी क्लासरूम की बात हो रही है। तो वो किसके द्वारा अट्रैक्टिव बनाई जा सकती है? बच्चों से बात करके, एक शिक्षक की जो भावनाएं होती है, इमोशंस होती है, उसके द्वारा बच्चों की सकारात्मक पारस्परिक संबंध होती है, यानी पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एमंग चिल्ड्रन, या एक्सट्रीमली इम्पोज डिसिप्लिन, यानी बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन। 17 का, हाँ, जानकी जो अब बता रही हैं, हाँ, 17 का डी बिल्कुल किशोर, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, यानी कि पहला ये बच्चों से बात करना, ये भी चीजें होंगी, शिक्षक की भावनाएं और बच्चों के भी सकारात्मक
पारस्परिक संबंध, बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन वो गलत होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विकास की अवधारणा सभी को दिख रहा है ठीक से? विकास का चरण सिद्धांत स्पष्ट रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों में किस पर जोर देता है? स्टेज थ्योरी। जो स्टेज थ्योरी की बात हो रही है, यानी ये जीन पियाजे जी ने ही स्टेज थ्योरी दिया है। आंसर करिएगा विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया में पर्यावरणीय कारक या विकास की निरंतरता। यानी स्टेज थ्योरी जो आपकी बात कही गई वो जीन पियाजे ने दी है और ये उन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं और हर एक एज में वो पर्टिकुलर वही विशेषता होती है जिसके आधार पर वो कार्य करता है। तो जो राइट आंसर वो होगा हमारे विकास की अनिरंतरता, यानी उन्होंने हर एज के लिए एक पैटर्न डिसाइड किया कि 0 टू 2 ईयर का बच्चा वो इस तरह की प्रतिक्रियाएं करेगा, जो 2 टू 7 ईयर में होगा वो इस तरह से करेगा, जो 7 टू 11 में होगा उसकी कुछ विशेषताएं होंगी। तो ये विकास की अनिरंतरता पर समाहित है। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा कि विकास की अनिरंतरता, यानी डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। डी नहीं होगा इसमें। स्टेजेस ऑफ थ्योरी पूछा है, तो ये स्टेजेस ऑफ थ्योरी किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। इन्होंने स्टेजेस को 4 कैटेगरीज में बांटा है। जो मेन फैक्टर इन्होंने क्या लिया था? एज को लिया था। इन्होंने विकास की निरंतरता जैसी कोई बात नहीं करी थी, ना ही पर्यावरण पे और ना ही सांस्कृतिक कारकों पे। जो इन्होंने बोला कि विकास जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पर्टिकुलर डिवाइडेड है कि 0 टू 2 ईयर का बच्चा इतना एज का कार्य करेगा, जो 2 टू 7 होगा उसकी ये विशेषताएं होंगी, यानी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा 18 का ए होगा। हाँ, शाहीन का आंसर सही आ रहा है, 18 का ए होगा। जरीन ने भी बोला ए होगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ठीक है, ये जो स्टेजेस ऑफ विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दिया था जीन पियाजे ने दिया था, इन्होंने विकास की अनिरंतरता को बताया था। ठीक है, हाँ ए होगा, बिल्कुल सही है आपका, विकास की अनिरंतरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कक्षा के दौरान शिक्षकों द्वारा छात्रों को गलत उत्तरों को ठीक किया जाना चाहिए? चर्चा करके गलत उत्तर हमेशा वैचारिक स्पष्टीकरण की कमी को प्रतिबिंबित होते हैं, हमेशा होना चाहिए, सही है। बच्चे सही जानकारी हासिल करने के लिए स्कूल आते हैं, इसलिए उनके जवाब सही होने चाहिए, तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। नहीं, बच्चों को गलत होने के डर के बिना खुद को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ, बच्चों की गलतियों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का करिएगा कि क्या कक्षा के दौरान शिक्षकों द्वारा छात्रों के गलत उत्तरों को ठीक किया जाना चाहिए? सही है या नहीं है? गलत उत्तर हमेशा वैचारिक स्पष्टीकरण की कमी को प्रतिबिंबित करता है। तो हाँ, और ये हमेशा होना चाहिए, ये सही है। ये बात तो गलत है, ऐसे ही दिख रही है कि हमेशा गलत उत्तर तो हमेशा सही बोलेंगे। बच्चे की सही जानकारी हासिल करने पे उसका हक है, इसलिए उसको सही जवाब तुरंत ठीक करना चाहिए। नहीं, बच्चों को गलत होने के डर के बिना खुद को व्यक्त करने के लिए, यानी उसको ऐसा माहौल दे कि वो बिना डरे हर चीज को आंसर करे, और जब वो गलत उत्तर दे तो उसको हम सुधार करें और उसे सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा क्लासरूम हमारा होना चाहिए। तो अंजू जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सही आंसर है कि ये 3 हमारा होगा। हाँ, माइल का भी आंसर सही है। हाँ जरीन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर सभी को पता चल गया, तो आगे चलते हैं। According to Howard Gardner's theory, is it an important have to variety of teaching modes strategy within a classroom because क्यों होना चाहिए? हार्वर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया था उसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षण मोड होने चाहिए, यानी एक शिक्षक को कई तरीकों से सिखाना चाहिए और जो एक लर्नर होता है वो भी कई तरीकों से सीखता है। हर किसी की सीखने और समझाने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, हार्वर्ड ने ऐसा माना। तो उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। एक
कक्षा भीतर की नीति ऐसी रणनीति क्यों की, क्यों होनी चाहिए ये, कि यह सामान्य बुद्धि को बेहतर बनाने में मदद करता है, या व्यवहारिक बुद्धि को बेहतर बनाने में मदद करता है, या स्टार छात्रों को बनाने में मदद करता है, या कई बुद्धिमत्ता को प्रयोग करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी आंसर करेगा फटाफट। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला कि एक टीचर को क्या होना चाहिए, कई तरीकों से बच्चों के समझाने का गुण होना चाहिए, और बच्चा जो होता है लर्नर भी होता है, वो कई तरीकों से चीजों को सीखता है। हर बच्चे की सीखने समझने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो सीधे सीधे हमारा क्या होगा, इट्स हेल्प टू एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये बच्चों को कई तरीकों से कार्य को करने में मदद करेगा। माही का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जरीन, हाँ आपका भी आंसर सही है। तो बिना लेट किए हुए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अभी हमारे 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है। हाँ, सभी का आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंजू, डी होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। कक्षा के भीतर एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाने में सक्षम होने के लिए महत्वपूर्ण है अध्यापकों को पुरस्कार और दंड का उपयोग करके बच्चों को अनुशासित करने में सक्षम है, निश्चित समय सारणी का अच्छी तरह से पालन करे, सीखने की प्रक्रियाओं के भीतर बच्चों की भावनाओं को शामिल करने में सक्षम हो, बच्चों की क्षमताओं के बीच भेदभाव करने और समूह बनाने में सक्षम हो तदनुसार। सकारात्मक सीखने की बात हो रही है यहाँ पर, कि कक्षा के भीतर एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाने में सक्षम होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, अध्यापक को क्या करना चाहिए, पुरस्कार और दंड का उपयोग करके बच्चों को अनुशासित करना चाहिए, निश्चित समय सारणी बना के उसको पालन करने के लिए बोलना चाहिए, या फिर बच्चों की क्षमताओं में भेदभाव करके समूह बना दे कि तुम अच्छे हो, तुम इस कैटेगरी में जाओ, तुम खराब हो, इस कैटेगरी में जाओ, या सीखने की प्रक्रिया के भीतर बच्चों के इमोशन बच्चों को भी इंक्लूड करे। तो हमारा क्या राइट आंसर होगा, हाँ शाहीन का आंसर आ गया, 21 का सी होगा। तो सीखने की प्रक्रिया के भीतर क्या करेंगे, बच्चों को भी शामिल करेंगे, ठीक है। इमोशन विद इन लर्निंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। हाँ, सही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोनिया, माही, शाहीन, आपका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि वंचित और हसीए के समूहों की भाषा और संस्कृत को शामिल करके स्कूल पाठ्यक्रम के भीतर एक शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकता है कि वंचित समूहों के लिए सहानुभूति, शिक्षा में साम्यता, समानता नहीं साम्यता, और शिक्षा में समानता, विशेष रूप से वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा, यानी जो विशेष सुविधाओं उनको उपलब्ध नहीं है, जो ऐसे वर्ग से आ रहे हैं जहां पर उन्हें हर चीज की सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करी गई हैं, जो समाज से पीछे हो गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए जब हम कक्षा में शामिल करते हैं, वहां पर एक शिक्षक को क्या चीज समाहित करना है, वंचित समूहों के लिए सहानुभूति होना चाहिए, शिक्षा में साम्यता होनी चाहिए, यानी साम्यता यानी सबके लिए बराबर वो चीज, या शिक्षा में समानता होनी चाहिए, विशेष रूप से वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। तो सभी 22 का आंसर करिएगा। यहाँ पे दोनों पे समानता है बट ये साम्यता है, ठीक है। इक्विटी इन एजुकेशन, इक्वेलिटी इन एजुकेशन। तो जो हम बात करेंगे साम्यता की बात करेंगे, ना कि समानता की, यानी सभी के लिए इक्वल बराबर होना। साम्यता, सभी का जो प्रारूप होगा वो क्या होगा, साम्य होना चाहिए। इक्विलिटी इन एजुकेशन, ठीक है ना, इक्विटी। राइट आंसर ये होगा हमारा, इक्विटी होगा, ठीक है। इक्वलिटी नहीं, इक्विटी यानी साम्यता होनी चाहिए। सी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, इक्विटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में हमें साम्यता लानी है, एक बराबर रखना है, ठीक है, समानता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाना चाहिए। इसका उपयोग कब करना चाहिए, केवल शिक्षण में, शिक्षण और मूल्यांकन में, केवल मूल्यांकन में, या द्रव्य बुद्धि का पता लगाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिएगा सभी। ट्वेंटी थ्री का सभी आंसर करिएगा फटाफट। हाँ, जरीन का बी आया है, आप लोग का बी आया। 23 का शाहीन बता रही हैं बी। हाँ, बिल्कुल सही बता रही हैं शाहीन कि शिक्षण और मूल्यांकन में हम दोनों में करेंगे बच्चे के समीपस्थ विकास का उपयोग। ठीक है। हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। द्रव्य बुद्धि जो तरल बुद्धि का किसने दिया था? कैटल ने दिया था इस सिद्धांत का। तो ये नहीं होगा। केवल मूल्यांकन के लिए भी नहीं कर सकते। जहां पे केवल शब्द आए उसको पहले ही निगेटिव मान के काट दीजिएगा, अगर प्रश्न आपका पॉजिटिव में पूछ रहा है। ठीक है, तो जो राइट आंसर हमारा होगा शिक्षण और मूल्यांकन में भी करेंगे, यानी संभावित विकास का क्षेत्र जो है वो क्या होगा? शिक्षण और मूल्यांकन दोनों में हमें उपयोग करना है। ठीक है, आंसर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक शिक्षक किसी विशेष अवधारणा को पढ़ाते समय बच्चे को आधा उदाहरण देता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? ये प्रश्न आपसे हर बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कई तरीकों से घुमा घुमा कर। ठीक है, यानी शिक्षक कोई समस्या देता है और उसे सॉल्व करने के लिए आधा आंसर उसने हेल्प कर दिया, मदद कर दिया, और आधा बच्चे को खुद से करने के लिए बता रहा है, यानी हिंट्स प्रोवाइड कर दिया, हेल्प बता दिया कि किस तरह से आपको इस टारगेट पर पहुंचना है। तो वो क्या कर रहा है? अवलोकन संबंधी शिक्षा कर रहा है, मचान दे रहा है, कंडीशनिंग कर रहा है, या संघर्ष शिक्षण कर रहा है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, स्कैफोल्डिंग, कंडीशनिंग, कॉन्फ्लिक्ट टीचिंग कर रहा है? वो किस तरह की हेल्प बच्चों को कर रहा है? दो फटाफट आंसर करिए 24 का सभी। हाँ, प्रतीक्षा का आगे आंसर 24 का बी। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, यानी एक स्कैफोल्डिंग क्या है? एक टेम्परोरी हेल्प है बच्चे को उसके टारगेट तक पहुंचाने के लिए, यानी कुछ हिंट्स उसको प्रोवाइड करी जा रही है जहां पर वो अटक रहा है, और उस हेल्प के थ्रू बच्चा अपने टारगेट पे पहुंच जा रहा है। इसे ही बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है। हाँ, शाहीन प्रतीक्षा। एटीट्यूड फॉर डेविल्स। हाँ, बिल्कुल सही है आपका आंसर। प्रिया रानी बी। हाँ, सही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रगतिशील कक्षा वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा दृष्टिकोण? कौन सा दृष्टिकोण नहीं होगा? निर्णय लेने में बच्चों की भागीदारी, शिक्षक द्वारा बाहरी अनुशासन बनाए रखना, एक भय मुक्त सीखने का माहौल का निर्माण करना, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी आंसर करिएगा। हाँ, मीला कुमारी, आपका आंसर सही है 24 का बी। जरीन का भी आंसर सही है बी। 25 का सभी आंसर करिएगा। लखन लाल, ये जो ए बता रहे हैं 24 का ए नहीं होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। 24 का 4। चलिए, राइट आंसर 25 का करिए कि प्रगतिशील कक्षा वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए दृष्टिकोण? एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए? निर्णय लेने के लिए बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों द्वारा बाहरी अनुशासन बनाए रखना, यानी शिक्षक क्या करे उसके ऊपर अनुशासित करे। एक भय मुक्त सीखने का माहौल का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये पेड क्लास नहीं है आरसी शर्मा, ये बिल्कुल फ्री क्लास है आपके लिए। एक भय मुक्त सीखने का माहौल का निर्माण, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों का आकलन करना,
अगर पेड क्लास की बात मैं करूँ तो आप जो नोट्स वगैरह जो आपको चाहिए, जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं सारे आपके नेट के लिए, केवीएस के लिए, सीटेट के लिए, एचटेट के लिए, तो वहाँ पर बहुत कम कॉस्ट में आपको बहुत थोड़े से पैसे में पूरे नोट्स हर क्लासेस के, हर सब्जेक्ट के मिल जाएँगे, जो आपके अलग-अलग बुक खरीदने से ज़्यादा बेटर होगा और आपको पूरी क्लासेस हर सब्जेक्ट की फ्री में दी जा रही है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को क्लियर करिए। आपके गूगल मीट होगा, डाउट क्लासेस होंगे, रिवीजन क्लासेस होंगे, हर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है? 25 का बी। हाँ, बिल्कुल सही माही का आंसर आ रहा है प्रतीक्षा। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है कि हमें क्या करना है, शिक्षक द्वारा बाहरी अनुशासन को नहीं रखना है। निर्णय लेने में बच्चों की भागीदारी को भी करना है, एक भयमुक्त सीखने का माहौल भी करना है और व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें उनका आकलन भी करना है। तो ये सब तो हमें प्रोग्रेसिव क्लासरूम में करना है, लेकिन उन्हें बाह्य रूप से अनुशासित नहीं करना है, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अपनाना है उनके ऊपर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 25 का सेकंड होगा कि शिक्षकों द्वारा बाहरी अनुशासन बनाए नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर है? सब लोग डी और सी बोल रहे हैं। तो व्यक्तिगत मतभेदों का आकलन करना, यानी विद्यार्थी के हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता, सभी की स्कोरिंग सेम नहीं होती, इसलिए उनका जो आकलन भी होगा वो हम डिफरेंट मेथड से करेंगे। ये चीजें भी करना सही है। ठीक है, तो शिक्षकों द्वारा क्या करना है, बाहरी अनुशासन को नहीं रखना, उनके ऊपर अनुशासित नहीं करना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। बाकी जो तीनों ऑप्शन है हमारे बिल्कुल सही है। हमें सिर्फ एक ऑप्शन को नहीं, हमें बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ते हुए चलना है, ताकि हमारे इस तरह के और भी क्वेश्चन आए तो उसको भी हम क्लियर कर सके। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा 25 का वो होगा सेकंड होगा। ठीक है, हाँ प्रतीक्षा, आशीष शर्मा, हाँ आप लोग का आंसर सही है, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कक्षा में एक बच्चे को गणितीय समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पर्याप्त समर्थन के बावजूद संचालन इसकी वजह से हो सकता है। क्या वजह हो सकती है इसकी? बच्चे की मैथ कैलकुलेशन सही नहीं है, इसको हमने कल ही डिस्कस किया था अपने क्लास में। तो फटाफट सभी आंसर करिएगा। स्वालीनता, डिस्लेक्सिया या डिस्कैकुलिया या डिस्ग्राफिया। जो डिस्ग्राफिया होगा वो क्या होगा, लिखने से संबंधित होगा। स्वलीनता कोई बात नहीं हो रही है इसमें। डिसलेक्सिया पठन विकार होती है और जो डिस्कैकुलिया होती है वो हमारे मैथ कैलकुलेशन से संबंधित होती है। जिन बच्चों को मैथ कैलकुलेशन में दिक्कत होती है वो हमारा राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग का आंसर, सी होगा डिस्कैकुलिया। हाँ, ये क्वेश्चन इजी था, आप सभी बहुत अच्छे से समझे होंगे, कल मैंने इसको क्लास में भी कराया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। हाँ 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने का एक उदाहरण है? पता लगाएं कि तटीय क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग आमतौर पर क्या खाते हैं और क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम बताइए। तालिकाओं में से 2 से 10 तक लिखो। दी गई कविता को याद रखें और पढ़ें। यानी यहाँ पर रचनात्मक कक्षा की बात हो रही है। हाँ 26 का आप सभी का आंसर सही आ रहा है। 27 के लिए आंसर करिएगा सभी। कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के में आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने का एक उदाहरण है? Which of the following question is an example of enhancing critical thinking in children? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है तो उसमें हमें क्या करना है? हाँ शाहीन का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है जरीन। हाँ
ए बिल्कुल सही कि पता लगाए कि हमें क्या करना है, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग देनी है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, चीज़ों को बारे में पता कराना। तो हम क्या करेंगे कि उनको आसपास के क्षेत्रों में भेजेंगे, वो क्या खाते, क्यों खाते, तो वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा समझेंगे। केवल 10 राज्यों के नाम तो केवल वो लिख के याद करके बता दिया, तालिकाओं में 10 से 2 मतलब हर चीज़ों में यहाँ पे याद करके लिखने की बात कही। लेकिन जहाँ पर हम बात कर रहे हैं खोजने की, खुद से समझने की, सर्च करने की, अन्वेषण करने की, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पता लगाएं कि तटीय क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग आमतौर पर क्या खाते हैं और क्यों। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट सभी आंसर करते जाइएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये हमें कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं कि बच्चों की विफलता अक्सर स्कूल की विफलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका समर्थन करता है? बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि स्कूल सीखने की अलग-अलग गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखते हैं छात्रों की। स्कूल मौजूद है ताकि वे छात्र की क्षमता के बीच में उचित भेदभाव कर सके। क्षमता की कमी और कम आईक्यू के कारण बच्चे फेल हो जाते हैं। बच्चे असफल हो जाते हैं क्योंकि स्कूल की आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं। एक बच्चा जब फेल होता है यानी पूरा स्कूल का सिस्टम फेल होता है। तो वहां पर ये कौन सा कथन उसको समर्थन करता है कि बच्चों की जो विफलता होती है उसमें मेन रीजन क्या होता है? स्कूल होता है। उसके स्कूल जो होते हैं उसकी वजह से बच्चा इन सब चीजों को फेस करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 28 का सभी आंसर करेगा फटाफट, टाइमिंग बहुत ज्यादा हो चुका है। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर कि बच्चे फेल होते हैं क्योंकि हर बच्चे की सीखने समझने की क्षमता अलग-अलग होती है। उन अलग-अलग गतिविधियों पे स्कूल ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए बच्चे फेल हो जाते हैं। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि स्कूल सीखने की अलग-अलग गतियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का आंसर 28 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कक्षा में रचनात्मकता को छात्रों के लिए अवसर प्रदान करके प्रोत्साहित किया जा सकता है। मूल खोज और सोच को प्रोत्साहित करना, अभिसरण सोच सीखना, अच्छे परीक्षण लेने के कौशल का विकास करना, विशेष उपलब्धि अनुभागों में शामिल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का फटाफट आंसर करिए आप सभी कि कक्षा में रचनात्मकता को छात्रों के लिए अवसर प्रदान करने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किस तरह से किया जा सकता है? उसके आपके क्रिएटिविटी को। 29 का फटाफट सभी आंसर करिए। हाँ, माही का आंसर आ गया। ए बिल्कुल सही आ रहा है कि हमें जब क्रिएटिविटी को देना है तो बच्चे को किससे करना है? इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। मूल खोज को हम प्रोत्साहित करके बच्चे में उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। हाँ, शाहीन का जवाब बिल्कुल सही है। माही ने आंसर दिया, प्रतीक्षा ने बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने किया है। ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ज़रीन, राम परवेश, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 29 का ए होगा। ठीक है? शबाना, हाँ, शबनम, सॉरी, शबनम, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, ए होगा। 30 का आंसर करिएगा। जीन प्याजे के अनुसार विकास की पूर्व प्रचलात्मक अवस्था में बच्चे ऐसा करने में सक्षम होते हैं। According to Jean Piaget, children in pre-operational stage of development are able to do reversible thinking, make believe play, ठीक है, hierarchical classification and conservation, ठीक है। 30 का आंसर करिएगा कि जीन प्याजे के अनुसार विकास की पूर्व प्रश्नात्मक अवस्था में बच्चे ऐसा करने में सक्षम होते हैं। प्रतिवर्ती सोच, विश्वास करो खेल, पदानुक्रमिक वर्गीकरण और संरक्षण। 30 का सभी फटाफट आंसर करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा और मेरा सेशन अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करते जाइएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती सोच नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिंग यानी जो आपका पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था होती है वो क्या होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। तो इसमें बच्चों की रिवर्सिबल काउंटिंग होती है, यानी बच्चे को हम 1 से 12 तक गिनने के लिए बोले या फिर कोई चीज़ें याद करा दे, फिर वो चीज़ें तो फॉरवर्ड में कर लेंगे, बट बैक करने के लिए बोलेंगे, उन चीज़ों में उन्हें दिक्कत होती है। तो प्रतिवर्ती सोच नहीं होगा, पदानुक्रमिक वर्गीकरण भी नहीं होगा। कंजर्वेशन किसमें होता है, जहाँ पे बच्चे वर्गीकरण करना सीख जाते हैं, क्वांटिटी और अमाउंट को कंजर्व कर लेते हैं, वैल्यू को कंजर्व कर लेते हैं। तो ये जो होती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। प्रतिवर्ती सोच होती है, संरक्षण होती है, पदानुक्रमिक वर्गीकरण की बात नहीं कही गई है। तो मेकिंग टू बिलीव टू प्ले, यानी खेल में जो विश्वास रखते हैं, 2 से 7 वर्ष बच्चे वाले क्या करते हैं, वो खेल में ज्यादा चीजें विश्वास करते हैं, खेल के माध्यम से चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, खुद को इगोसेंट्रिक होते हैं, खिलौनों से बात करते हैं, जैसा वो खिलौनों से देखते हैं, खिलौनों को उस तरह से ट्रीट करते हैं। अकेले बच्चे खिलौनों में बात करते हैं, किसी भी चीज को सिंबॉलिक चीजों को लेकर खेलना पसंद करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो भी खेल वाली चीजें होती है, जो खेल से रिलेटेड होती हैं, वो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज की बातें होती हैं। तो माही ने आंसर किया है, वो बिल्कुल सही है कि 30 का बी होगा, मेकिंग टू प्ले। जो पूर्व आपका प्रचलात्मक अवस्था की बात कही है, वो 2 से 7 वर्ष की होती है। तो इसमें बच्चे सिंबॉलिक खेलते हैं और सिंबॉलिक चीजों को लेते हैं, खेल में ज्यादा विश्वास रखते हैं, मेकिंग टू प्ले। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा वो 13 का बी होगा। जहां भी खेल की बात हो, वो हमारे प्री ऑपरेशन यानी सेकेंड स्टेज की बात हो रही है, सिंबॉलिक बात हो रही हो, दूसरे के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा हो, या प्रतिवर्ती सोच उसमें नहीं हो, तब होगा। यहाँ पे प्रतिवर्ती सोच है, यानी रिवर्सिबल थिंकिंग जो होती है, वो हमारी कॉन्क्रीट स्टेज में होती है। क्लियर? तो ये जो विशेषताएं हैं, आपको चारों स्टेजेस की विशेषताओं को देखना है, जो कि मैं आपको हर सेशन में हमेशा बताती रहती हूँ। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं बार बार ये भी नहीं बोलूंगी कि आप नोट्स को पढ़िए, वीडियो को देखिए, क्योंकि हर सेशन में मैं ये आपको 4 स्टेजेस बताती जाती हूँ। और जीन प्याजे कितने इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता चल रहा होगा। जितने एमसीक्यू मैंने अभी कराए हैं, जीन प्याजे से आपके हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, आपके कितने स्कोर आए अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, ऐसे ही हम आपके लिए रोज नए नए क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके पूछे गए हैं, नए नए एमसीक्यूज भी कराएंगे। तो इसके लिए आप सब हमारे फिलअप फॉर्म और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और 3 PM पे मेरी क्लासेस देखते रहिए। ठीक है, और जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट्स बॉक्स में करिए, नोट्स की जो डाउट हो आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय, टेक केयर।